हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। चेन किंगहे, जो पुनः चल पड़े, ने टिड्डी दल के पत्तों के आगमन का शीघ्रता से अनुसरण किया तथा अगले स्थान की ओर चल पड़े, जहां आदिवासी लोग थे। हालांकि इस बार चेन ने आदिवासियों को मार डाला। किंगहे को टिड्डे के पत्तों के माध्यम से यह आभास हुआ कि वे नोड में नहीं, बल्कि सीमा कोहरे के बाहर थे। ये देखकर चेन किंगहे बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़े और कोहरे में चले गए। टिड्डी के पत्तों के बीच प्रेरण के कारण उसे कोहरे में खो जाने की चिंता नहीं थी। भले ही आदिवासी मर जाते, उसे आदिवासियों के शवों को परिवार तक वापस लाना था। जैसे जैसे चेन किंगहे पूरी गति से दौड़ रहा था, वह टिड्डे के पत्तों द्वारा महसूस किए गए स्थान के करीब पहुंच रहा था। कुछ ही देर बाद चेन किंगहे धीरे धीरे कोहरे के किनारे पर रुक गया। आसपास के खंडहरों से यह पता लगाना कठिन नहीं है कि युद्ध के दौरान ये स्थान युद्ध क्षेत्र भी था। और जब चेन किंगहे ने खोज की तो उसे जमीन पर पड़ी लाशों के बीच दो परिचित आदिवासी भी मिले। वे चेन किंग्यून और चेन किंगयो थे, जिन्हें एक ही टीम में नियुक्त किया गया था। लेकिन अब उन दोनों की सांसें खत्म हो चुकी थीं, केवल उनके शरीर पर निशान ही बचे थे। ये देखकर चेन किंगहे ने धीरे से फुसफुसाया, चिंता मत करो मेरे दो भाइयों, मैं निश्चित रूप से आपको परिवार में वापस लाऊंगा। थोड़ी देर की खोज के बाद चेन किंगहे को दोनों लोगों के हाथों में एक गहरे रंग का टिड्डा पत्ता भी मिला। ये वह आत्मा थी जिसे इकट्ठा करने के लिए दोनों ने पिछले साल कड़ी मेहनत की थी। चूंकि टिड्डी पत्ता दोनों के हाथ में था, लोगों का मानना था कि दोनों लोगों की आत्माएं भी टिड्डी के पत्ते में एकत्रित होंगी। जब तक वह परिवार में वापस लौटता है, तब तक दोनों लोग पुनर्जीवित हो सकते हैं। फिर चेन किंगहे ने भी दो लोगों के शवों को इकट्ठा करने के लिए उस विशेष टिड्डी पत्ते का इस्तेमाल किया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। अंतरिक्ष वस्तु के साथ ये निस्संदेह अधिक सुविधाजनक होगा। अन्यथा वर्तमान स्थिति में वह केवल उन्हें मौके पर दफनाने का विकल्प चुन सकता था और दो लोगों के शवों को परिवार के पास वापस नहीं ला सकता था। दोनों लोगों के हाथों में टिड्डे के सारे पत्ते इकट्ठा करने के बाद चेन किंगहे फिर से कोहरे में डूब गया। इन दो आदिवासियों के अलावा उसने बाहर किसी अन्य आदिवासी की सांस को महसूस नहीं किया। कोहरा। इस तरह अन्य जनजातियां अभी भी नोड में हैं, जो भी अच्छी खबर है। हालांकि चेन किंगहे घर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे अभी भी उस नोड पर जाना था जहां तियानयू कबीले का मालिक था। मूलतः वो विभिन्न नोड्स से होकर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही युद्ध रुका, उसने पाया कि कई शीर्ष परिवार योद्धा नोड्स से होकर गुजरने वाली सुरक्षा में लगे हुए थे। वह बिना अनुमति के नोड से बाहर चला गया। दूसरों द्वारा खोजे जाने पर यह अनिवार्य रूप से परेशानी का कारण होगा। टिड्डे के पत्ते की संवेदन की मदद से कोहरे में चलना अधिक सुविधाजनक था। उसे केवल लिन युवानजू से निपटने की जरूरत थी। लेकिन जब चेन किंगहे कोहरे से गुजर रहे थे, तो उनका दिल अचानक कांप उठा और फिर उनके सामने कुछ खास दृश्य उभरे। एक ट्रांस में चेन किंगहे को लगा कि वो होश में आ गए हैं। एक परिचित जगह। क्या ये तोंदकीयू पर्वत की धन्य भूमि है? अपने आसपास के बहुत ही परिचित दृश्यों को देखते हुए चेन किंगहे रुक गए और आश्चर्य से बोले। आखिरकार वो लंबे समय से तोंदकीयू पर्वत धन्य भूमि में था और निश्चित रूप से उसे इस जगह की बहुत गहरी छाप थी। जब चेन किंगहे उत्सुक था, तो दो परिचित आवाजें उसके कानों में पड़ीं। भाई किंगहे, चलो संसाधन इकट्ठा करते हैं। भाई किंगहे, जल्दी आओ। चेन किंगयो और चेन किंग्यून को अपनी ओर दौड़ते देख चेन किंगहे ने भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ा। दोनों के शव अभी भी टिड्डे के पत्तों में थे और उसके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से भयावह था। यह एक झूठा भ्रम था, लेकिन उन दोनों को अपनी ओर दौड़ते देख चेन किंगहे के दिल में संकट की भावना महसूस हुई। अगले ही पल दो तलवार ऊर्जाओं ने उन दोनों पर वार किया। लेकिन चेन किंगहे की तलवार ऊर्जा का सामना करते हुए दोनों चकमा नहीं दिया। चेन किंगहे द्वारा लापरवाही से भेजी गई तलवार की ऊर्जा भी दोनों के शरीर से होकर गुजर गई और उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन संकट के करीब आने का एहसास होने पर
चेन किंगहे ने संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। दो आकृतियां, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन दोनों ने छाया की तरह उसका पीछा किया, और भले ही चेन किंगहे ने अपनी गति खींच ली, फिर भी वह छुटकारा नहीं पा सका। दोनों में से इस बिंदु पर चेन किंगहे को भी समझ में आ गया कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। जैसे ही चेन किंगहे पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला था, उसके हाथ में रखा टिड्डी का पत्ता अचानक गर्म हो गया, और टिड्डी के पत्ते से एक अजीब ऊर्जा की किरण तेजी से निकली। जब चेन किंगहे ने फिर से आगे देखा, तो चेन किंग्यो और चेन किंग्युन की आकृतियां गायब हो गई थीं, जैसे कि सब कुछ कभी हुआ ही न हो। जब चेन किंगहे ने अन्य कबीले के लोगों की स्थिति को फिर से महसूस किया, तो उसने पाया कि दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस समय चेन किंगहे को अंततः लिन युवानजू की याद आ गई। यहाँ का कोहरा न केवल योद्धाओं को रास्ता भटका सकता है, बल्कि योद्धाओं के मन को भी विचलित कर सकता है और कुछ अजीब दृश्य पैदा कर सकता है। उसने सोचा था कि टिड्डे के पत्तों के मार्गदर्शन से वह कोहरे में तब तक स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है जब तक वह अपना रास्ता न खो दे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह टिड्डे के पत्तों के मार्गदर्शन से कोहरे में घूम सकता है जब तक वह अपना रास्ता न। अन्य परिवारों के लोगों के पास ऐसी मार्गदर्शक वस्तुएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे इसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, जो कोहरे में खतरे को दर्शाता है। इस अनुभव के बाद चेन किंगहे अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका, और उसकी आंखों में सावधानी का भाव था। पवित्र वृक्ष की सुरक्षा के साथ चेन किंगहे को अन्य असामान्य दृश्यों का सामना नहीं करना पड़ा जब तक कि वह उस नोड पर नहीं आया जहां चेन त्यानयु था। नोड में चेन त्यानयु अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कर रहा था, चुपचाप आंतरिक कौशल चला रहा था, अगली लड़ाई में अधिक ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अज्ञात जोखिमों से निपटना। आखिरकार हर बार उसे इस लड़ाई में सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद चेन त्यानयु ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आगे कोहरे में देखा। थोड़े चिंतन के बाद चेन त्यानयु धीरे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंचा। टीम के अन्य लोगों की जानकारी के बिना कोहरा छा गया। चेन किंगहे के प्रकट होने के बाद चेन त्यानयु ने देखा। खुश, वो इस बात को लेकर चिंतित था कि अन्य जनजातियों से कैसे संपर्क किया जाए, और चेन किंगहे की उपस्थिति इस समस्या को हल करने के लिए हुई। दोनों के बीच बातचीत के बाद उन्हें ये भी पता चला कि इस बार परिवार ने 3 कबीले सदस्यों को खो दिया है, जिससे चेन त्यानयु असहाय दिख रहा था। युद्ध के खतरे के अलावा इस बार गोंग्यांग परिवार को निशाना बनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि जैसा कि चेन किंगहे ने बताया, इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव और गोंग्यांग परिवार के लिए कुछ परेशानी पैदा करने के लिए लिन युवानजू की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार होने पर चेन त्यानयु मदद नहीं कर सका। चिंता की और पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा भरोसा है, किंगहे? उच्च परिवारों के लोग हितों को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए लापरवाह मत बनो। चाचा त्यानयु, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो एक कोशिश करते हैं। भले ही लक्ष्य हासिल न हो, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद चेन त्यानयु ने थोड़ी आह भरी। ये सच है, मुझे नहीं पता कि यह लड़ाई कब खत्म होगी। अंत, किंगहे, मेरे हाथ में अभी भी कुछ योगदान अंक हैं। आप उन्हें पहले ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उन्हें कुछ उपयोगी संसाधनों के लिए बदल सकते हैं। भविष्य में युद्ध का मैदान निश्चित रूप से अधिक खतरनाक होगा। अधिक ताकत के साथ बचने की संभावना अधिक होगी। यदि इस युद्ध के बाद न तो मैं और न ही कबीले के अन्य सदस्य सियान लौट सके, तो कबीले की एकमात्र शेष आशा केवल आप पर ही टिकी होगी। चेन त्यानयु की उम्मीदों और उच्च आशाओं से भरी आंखों का सामना करते हुए चेन किंगहे ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा। चेन त्यानयु के साथ थोड़ी बातचीत के बाद चेन किंगहे फिर से चले गए। जहां तक उस नोड का प्रश्न है जहां अन्य कबीले के सदस्य हैं, यह उससे बहुत दूर है और उसके लिए इस समय इसकी देखभाल करना मुश्किल है। हालांकि वापस जाने से पहले वह अभी भी चेन किंगमैन के स्थान पर जा सकता है। टीम के आकार की नियमित जांच। 23वें नोड पर गश्त कर रहे योद्धाओं का एक समूह धीरे धीरे रुका और नेता धीरे धीरे बोला,
दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध काफी महत्वपूर्ण था। युद्धविराम के दौरान प्रत्येक कबीले के लोगों को अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने से रोकने के लिए 3 शीर्ष परिवारों ने कुछ कबीले के सदस्यों को भी सिर की गिनती का प्रभार लेने के लिए भेजा। उसके पीछे ली सोंग ने चेन किंगहे को देखा, जो अभी तक वापस नहीं आया था। उसकी आंखों में चिंता का भाव था। छोटे दोस्त किंगहे, इतने लंबे समय से दूर है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अगर यह पता चला तो न केवल चेन किंगहे के योगदान अंक काटे जाएंगे, बल्कि जिस जियाक्सु टीम में वे थे उसे भी एक निश्चित सीमा तक दंडित किया जाएगा। ली सोंग की घबराहट की तुलना में लिन युवानजू का चेहरा शांत था और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये भाई चेंगे निकला। वास्तव में बहुत समय हो गया है। ये सुनकर टीम में से एक व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भाई युवानजू, पता चला कि आप यहाँ हैं। मेरे लिए आपको ढूंढना बहुत आसान है। अपने पीछे उन दोनों की जानी पहचानी शक्ल देखकर लेई सोंग को राहत महसूस हुई। युवानजू एक दूसरे को जानते थे, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन फिर लेई सोंग फिर से चिंतित हो गया। पता है कि संख्या की जांच करने वाली टीम में 3 प्रमुख परिवारों के लोग हैं। इसलिए लिन युवानजू भी शायद थोड़ी देर के लिए ही देरी कर सकते हैं। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होने के बाद गश्ती दल के अन्य लोगों ने भी नोड पर अन्य टीमों की गिनती पूरी कर ली। जब उन्होंने देखा कि वे ही एकमात्र टीम बची हैं, तो वह आदमी अचानक बोला, चूंकि हम भाई युवानजू की टीम में हैं, इसलिए जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, ली सोंग को फिर से राहत मिली। मास्टर युआनजू एक शीर्ष परिवार के सदस्य होने के योग्य थे और उनका रिश्ता नेटवर्क सचमुच बहुत गहरा था। लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि लिन युवानजू उदासीनता से मुस्कुराएंगे और इसके बजाय कहेंगे, भाई चेंग, ये सार्वजनिक तो सार्वजनिक है और निजी तो निजी है। आपके और मेरे बीच के रिश्ते के कारण हम कोई भी बात कैसे जाने दे सकते हैं? हा, भाई युवानजू सही कह रहे हैं। लिन युवानजू के शब्दों ने लेई सोंग के दिल को कस दिया और उसका चेहरा उदास लग रहा था। ऐसी बातें जो पहली नज़र में छुप सकती थीं, लेकिन अब उनके छुटने की कोई संभावना नहीं है, जिससे लेई गाना बहुत बेचैन करने वाला है। इसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैं नोड में अन्य स्थानों की जांच करने गया था और थोड़ा देर से वापस आया। चेन किंगहे को देखकर जो उसके पीछे दिखाई दिया, ली सोंग आश्चर्यचकित हो गया और उसके दिल में कारण समझ गया। उसने पूछा कि लिन युवानजू क्यों? अचानक उसका मन बदल गया। चेन किंगहे वापस आ गया था। गश्ती दल के चले जाने के बाद ली सोंग ने कहा, छोटे दोस्त किंगहे, तुम ठीक समय पर वापस आ गए। चेन किंगहे ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया, मुझे देरी के लिए सचमुच खेद है। लिन युवानजू ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार मैंने गोंग्यांग फेयू और गोंग्यांग फेरुई के अपराधों की सूचना परिवार को दे दी है। दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और परिवार केवल मौखिक चेतावनी ही दे सकता है। बोलते समय लिन युवानजू ने चेन किंगहे की ओर देखा। रिपोर्ट का परिणाम सुनने के बाद ली सोंग अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये बहुत दुख की बात है। गोंग्यांग और फेयू वास्तव में घृणित हैं। चेन किंगहे उदासीन दिखे। वह पहले ही ऐसा कर चुके थे। इस परिणाम की उम्मीद थी। आखिरकार गोंग्यांग परिवार भी एक शीर्ष परिवार है। यहाँ तक कि एक शीर्ष परिवार भी नहीं होगा। उनके शब्दों के कारण कबीले के बारे में कोई राय नहीं। सजा, यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि यह अभी भी दोनों के बीच युद्ध में एक महत्वपूर्ण अवधि है। डोमेन। इसके अतिरिक्त चूंकि गोंग्यांग परिवार लोगों को उन नोड्स पर रख सकता है जहां प्रत्येक कबीले का सदस्य स्थित है, इसलिए इसने कुछ शीर्ष परिवारों के साथ संबंधों को खोल दिया होगा। हालांकि यह सिर्फ एक मौखिक चेतावनी थी, लेकिन ये परिवार के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। मेरा मानना है कि गोंग्यांग परिवार को खुद को संयमित रखना चाहिए। भविष्य। लिन युवानजू की उदासीन निगाहों को महसूस करते हुए चेन किंगहे स्वाभाविक रूप से समझ गया कि लिन युवानजू ने ऐसा कृतघ्न काम क्यों किया और तुरंत उसे धन्यवाद दिया।
बंधी हुई मुट्ठियां। धन्यवाद मास्टर युवानजू। लिन युवानजू ने अपना हाथ हिलाया। मैं बस निष्पक्ष होकर काम कर रहा हूँ। मैं आने में सक्षम हूँ। इस बार भाई किंगहे के हस्तक्षेप की बदौलत हम सुरक्षित वापस आ गए। हम सभी एक ही स्थिति में हैं, इसलिए मुझे सर मत कहो। लेकिन एक और खबर है। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार गोंग यांग और फेयू, ऐसा संदेह है कि वे युद्ध के मैदान में मारे गए हैं और हो सकता है कि वे वापस न आ पाएं। ये सुनकर लेई सांग हंसा और बोला, हाहा, आकाश की सचमुच आंखें हैं। पिछले मिशन को याद करके लेई सोंग भी डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान कैल्विंग, वह इतना शक्तिशाली था कि वह एक के विरुद्ध दो लड़ा सकता था और दो शक्तिशाली गोंग्यांग फेयू को मार सकता था। इस दृष्टि से यह सौभाग्य की बात है कि उनमें से दो पहले भाग निकले और हान कैयंग को फुसलाकर ले गए, अन्यथा संभवतः वे ही इस लड़ाई में मारे जाते। लेकिन जब लिन युवानजू ने बात की तो उसने चेन की ओर देखा। किंगहे, लेकिन खबर सुनने के बाद चेन किंगहे भी आश्चर्यचकित दिखे, फिर गुप्त खुशी का संकेत दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये दोनों लोग मरने के लायक हैं। जब लिन युवानजू ने ये देखा तो उसने शांति से अपनी नज़र हटा ली और कुछ नहीं कहा। इस बार उन्होंने गोंग्यांग को धमकी देना छोड़ दिया, परिवार और संसाधनों का एक बैच प्राप्त किया और इसके बजाय गोंग्यांग और फेयू की सूचना दी। इस प्रकार चेन किंगहे की पिछली दयालुता का बदला चुकाना। भाई युवानजू, मुझे एक और बात पूछनी है। इस समय चेन किंगहे फिर से बोला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सचेंज टोकन पर मौजूद संसाधन मुझे किस प्रकार सौंपे जाएं। ये सरल है। आपके द्वारा इसका आदान प्रदान करने के बाद कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इसे नोड पर भेज देगा। लेई सांग ने आश्चर्य से कहा, छोटे दोस्त किंगहे, आप इसके बदले में क्या देने को तैयार हैं? लेई सोंग को यह एहसास था कि उसका सवाल थोड़ा संवेदनशील था, इसलिए वह अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ किंगहे, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। चेन किंगहे खुलकर मुस्कुराए। वास्तव में यह कोई रहस्य नहीं है जिसे बताया न जा सके। मैं 5 आंतरिक अंगों की किल के एक हिस्से के बदले में इसे बदलने जा रहा हूँ। चेन किंगहे का जवाब सुनकर लेई सोंग अभी भी वह थोड़ा रुका और उसी समय उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। आप जानते हैं, अब तक उनका योगदान उनके हाथ अभी 100 से अधिक हो गया है, और अगर वह 5 आंतरिक अंगों क्यूई के एक हिस्से के लिए विनिमय करना चाहता है तो उसे 400 योगदान अंक की आवश्यकता होगी। इस स्थिति के अनुसार उसे नहीं पता कि उसे कितने साल सीमा पर लड़ना होगा। 5 आंतरिक अंगों की क्यूई के एक हिस्से के बदले में ये कहा जा सकता है कि रास्ता लंबा और कठिन है। लिन युवानजू को भी इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्षण भर के लिए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि चेन किंगहे के हाथ में योगदान अंक प्राप्त नहीं हुए थे। ये काम अकेले उनके द्वारा किया गया था तथा संभवतः इसमें परिवार के अन्य सदस्यों की भी मदद रही होगी। फिर भी लिन युवानजू के मन में ईर्ष्या का एक अंश था। हालांकि वह शीर्ष परिवार का सदस्य है और अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करें एक संपार्श्विक शाखा के रूप में वो परिवार से मदद नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ तक कि अपनी स्थिति के अनुसार उसे 5 आंतरिक अंगों के एक हिस्से के बदले में अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन लिन युवानजू की ईर्ष्या जल्द ही गायब हो गई। वर्तमान में चेन में योगदान बिंदु किंगहे के हाथों में शायद उस पूरे परिवार की फसल रही होगी जिससे वह ताल्लुक रखता है। योगदान के अलावा उनके ऊपर परिवार को पुनर्जीवित करने का महान कार्य और जिम्मेदारी भी है। शीर्ष परिवार के सदस्य के रूप में उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के बाद उसके हाथ में मौजूद योगदान अंक कभी भी परिवार में उपयोग किए जा सकते हैं। ये है शीर्ष परिवार के सदस्यों का विशेषाधिकार। युद्ध के बाद भी वह अपने बुजुर्गों या कबीले के अन्य सदस्यों से कुछ योगदान अंक उधार ले सकता था। हालांकि इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन उसके लिए इसे बदलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इस लड़ाई में 5 आंतरिक अंगों का हिस्सा, हालांकि
शीर्ष परिवार के सदस्य के रूप में वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के बदले में कुछ करना चाहता था। उत्तरार्ध 5 आंतरिक अंगों की तुलना में अधिक कीमती और आदान प्रदान करने में अधिक कठिन था। सप्ताह के दिनों में परिवार में इसका आदान प्रदान करना आसान है। एक पल की चुप्पी के बाद लिन युवानजू ने धीरे से कहा, भाई किंगहे के राज्य के साथ एक आदान प्रदान। 5 आंतरिक अंगों की क्यूई का हिस्सा वास्तव में वर्तमान अभ्यास के लिए बहुत मददगार है और भाई किंगहे को कई वर्षों या दशकों तक कठिन अभ्यास से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा भी अत्यंत दुर्लभ है। यदि भाई किंगहे जल्दी में नहीं है तो वह थोड़ा और इंतजार कर सकता है। ये सुनकर लेई सोंग ने सिर हिलाया। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। छोटे दोस्त किंगहे की ताकत से 200 और योगदान अंक अर्जित करना मुश्किल नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के एक हिस्से का आदान प्रदान करने से भविष्य बेहतर होता है। दोनों के सुझावों का सामना करते हुए चेन किंगहे ने थोड़ा सिर झुकाया। आपके सुझावों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। चेन किंगहे के मूल विचार के अनुसार वह क्यूई क्षेत्र के नियंत्रण के 5वें स्तर के प्रभाव के लिए तैयार होने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के एक हिस्से का आदान प्रदान करना चाहता था। आखिरकार उसके मूल अनुमान के अनुसार उसे 5 क्यूई के क्षेत्र को तोड़ने में केवल 1 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन इस दुर्घटना ने चेन किंगहे को एहसास दिलाया कि भले ही यह एक बहुमूल्य संसाधन है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार में अभी भी गोनग्यांग परिवार जैसा एक बड़ा दुश्मन है। हालांकि 1 साल लंबा समय नहीं लग सकता है, लेकिन 2 क्षेत्रों के बीच युद्ध में कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसे मजबूत ताकत की जरूरत है। जब वह नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच जाएगा तो स्वर्ग और पृथ्वी अन्य तरीकों के बारे में सोचेंगे। ये देखकर कि चेन किंगहे ऐसा करने के लिए दृढ़ था, दोनों ने उसे बहुत अधिक मनाने की कोशिश नहीं की। लिन युवानजू की आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी। यह शायद अलग अलग परिवारों के बीच की बाधा है। जब आप एक उच्च परिवार में पैदा होते हैं तभी आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपके दिल में एक अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य होगा। एक साधारण पूछताछ के बाद चेन किंगहे ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत 5 आंतरिक अंगों के क्यू के एक हिस्से के लिए योगदान बिंदुओं का उपयोग किया। अगले ही पल टोकन के निचले दाईं कोने में 405 योगदान अंक तेजी से गिरने लगे और अंत में केवल 5 अंक ही बचे। ये 405 योगदान अंक उनके मूल 100 से अधिक योगदान अंकों के अतिरिक्त अन्य 200 से अधिक अंक इस वर्ष चेन तियानयू और चेन किंगमैंग की बढ़त हैं। जब चेन किंगमैंग को पता चला कि उसे योगदान अंक की आवश्यकता है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के टोकन में सभी योगदान अंक उसके हाथों में स्थानांतरित कर दिए। तीनों के कुछ देर इंतजार करने के बाद दूर से प्रकाश की एक धारा तेजी से आती दिखाई दी। वह आदमी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए था और उसकी आभा बहुत ही असाधारण थी। वह वास्तव में मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता की स्थिति में एक योद्धा था। जब उस स्थान पर उपस्थित अनेक योद्धाओं ने इस व्यक्ति को आते देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने उस खूबसूरत बूढ़े आदमी को पहचान लिया कपड़े और तुरंत चिल्लाया, ये परिवार के बड़े झेंगपिंग हैं। ऐसा लगता है कि वे ही बड़े हैं जो इस बार योगदान बिंदुओं के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं भी उन्हें पहचानता हूँ, लेकिन मैंने ये तभी सुना जब आदान प्रदान की गई वस्तुएं काफ़ी दुर्लभ हैं। ये बुजुर्ग झेंगपिंग व्यक्तिगत रूप से दिखाई देंगे। बड़े झेंगपिंग की ओर आते हुए प्रतीत होता है। क्या किसी ने कोई दुर्लभ वस्तु हमसे बदली है? भीड़ में थोड़ा शोर था और वे सब आसपास अन्य लोगों की ओर देखा। जल्द ही प्रकाश की धारा सबके ऊपर रुक गई। ये देखकर कि झेंगपिंग कबीले का बुजुर्ग यहाँ आ रहा है, वहाँ मौजूद अन्य योद्धा और अधिक उत्सुक हो गए और दूसरों की ओर देखते रहे, मानो वे देखना चाहते हों कि वह कौन है और उन्होंने क्या आदान प्रदान किया है। चेन किंगहे कहाँ है? हवा में भव्य कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हल्के से बोला और उसकी आवाज नोड के चारों ओर गूंज गई। नीचे चेन किंगहे ने एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया। भव्य वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी एक नृत्य प्रस्तुत किया।
ये देखकर वह एक जांच परख वाली नज़र से देखने लगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद चेन किंगहे के हाथ में मौजूद टोकन भव्य कपड़ों में बूढ़े आदमी की ओर उड़ गया। टोकन की जांच और अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद भव्य कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक टोपी दिखाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, पहचान सही है। ऐसा कहने के बाद भव्य कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीन को हल्के से हिलाया और उसने जो टोकन लिया था उसे ब्रोकेड बॉक्स के साथ चेन किंगहे की ओर उड़ा दिया। ये सब करने के बाद भव्य वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं रुका और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन नोड पर मौजूद अन्य योद्धा इस समय चेन किंगहे के हाथ में ब्रोकेड बॉक्स को उत्सुकता से देख रहे थे। अगर यहाँ लड़ाई करना प्रतिबंधित नहीं होता तो वे ब्रोकेड बॉक्स में रखी चीजों को छीनना चाहते। आखिरकार कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता की स्थिति में एक योद्धा द्वारा दिया गया भाषण असाधारण होना चाहिए। चेन किंगहे ने अपने हाथ में ब्रोकेड बॉक्स को देखा और धीरे से उसे खोला। ये देखना चाहता था कि 5 क्या हैं। आंतरिक अंग जैसे दिखते थे। जैसे ही ब्रोकेड बॉक्स खोला गया, चेन किंगहे ने भी इस चीज की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। उसके सामने एक छोटा सा गोल सा टुकड़ा दिखाई दिया। कांच की तरह दिखने वाली एक अजीब सी गेंद। इस गोल गेंद में 5 रंग की रोशनी थी। बाहर दिखा रहा है। करीब से निरीक्षण करने पर यह पाया जा सकता है कि 5 रंग की रोशनी के नीचे पानी की तरह गैस के धागे थे, लेकिन इस समय इन गैसों को कांच से लिपटे द्वारा अलग किया गया था। बाहर जैसे ही चेन किंगहे ने कांच की गोल गेंद निकाली, नोड पर मौजूद अन्य योद्धाओं ने भी इस चीज को स्पष्ट रूप से देखा। भीड़ में से आश्चर्यचकित स्वर फूट पड़े। यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं इस चीज को पहचानता हूँ। ये 5 आंतरिक अंगों की क्यूई है। ये योद्धाओं को क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के चौथे स्तर को तोड़ने में मदद कर सकती है। तो ये बात है। ये देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी दुर्लभ चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन लिन युवानजू जैसे लोग भी थे जो शांत दिखते थे। वे एक उच्च परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें असाधारण दृष्टि प्राप्त होना निश्चित था। चेन किंगहे ने जब यह चीज देखी तो वह थोड़ा उत्साहित हुआ और उसे ध्यान से अपने हाथ में लिया। कांच की चिकनाई। अपनी हथेली से गिलास को छूने के बाद चेन किंगहे ने अपने 5 आंतरिक अंगों में कंपन महसूस किया, जिससे पता चलता है कि यह चीज वास्तव में उसके अपने क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। किनारे पर लिन युवानजू ने धीरे से कहा, 5 आंतरिक अंगों की क्यूई वास्तव में सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी का सार है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों के अनुरूप है। पृथ्वी लेकिन 5 आंतरिक अंगों से मेल खाती है। मानव शरीर का 5 आंतरिक अंगों का अभ्यास करते समय आप इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन इस सीमा में आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल सकता है। इसके अलावा 5 आंतरिक अंगों की क्यूई छिपाने में अच्छी है, इसलिए इस चीज को सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बार कांच की बाहरी परत टूट जाने पर 5 आंतरिक अंगों की क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद चेन किंगहे और लेई सोंग की आंखें चमक उठीं और चुपचाप इसे याद करने लगे। ये सब अनुभव तो शीर्षस्थ परिवारों के हैं, लेकिन मध्यम स्तर के परिवारों के लिए ये रहस्य की तरह हैं। इसे याद करते हुए लेई सोंग परिवारों के बीच की खाई पर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। चेन किंगहे ने अपनी सहमति जताने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। कृतज्ञता। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि लिन युवानजू ने कहा, यह एहसान चुकाने के लिए है। पिछली मदद और अभी की याद दिलाने से अब वे दोनों एक दूसरे के प्रति ऋणी नहीं रहे, बल्कि टीम में रिश्ते पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। थोड़ी देर के बाद चेन किंगहे ने 5 आंतरिक अंगों की मदद से चुपचाप अभ्यास करना शुरू कर दिया। इससे पहले चेन किंगहे के 4 फटे हुए अंग पवित्र वृक्ष की शक्ति की मदद से पहले ही ठीक हो चुके थे और अब उन्हें ठीक करने की जरूरत है। फिर से गुस्सा। 5 आंतरिक अंगों के साथ चेन किंगहे को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी सुधार की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। खास तौर पर गुर्दे और फेफड़ों के उपचार में गति नियंत्रण से बाहर थी।
मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों अंगों को पहले ही उपचारित किया जा चुका था। इस गति के अनुसार चेन किंगहे को लगा कि नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर तक उनकी सफलता तेजी से होगी। आधे साल के भीतर उसे सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। चेन किंगहे की आंखें हल्की सी चमक उठी और उनका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। दूसरी ओर लिन युवानजू, जिसने ये दृश्य महसूस किया, थोड़ा स्तब्ध था। उसकी आंखों में थोड़ा भ्रम था। क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने में मार्शल कलाकार की सफलता, विशेष रूप से बाद के स्तरों में, है। बाह्य वस्तुओं की सहायता से भी यह संभव नहीं है। 5 आंतरिक अंगों की सहायता से अगले स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट 5 आंतरिक अंगों का एक हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद भी कम समय में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि चेन किंगहे में जो आत्मविश्वास फूट पड़ा, वह कहाँ से आया। अपना सिर थोड़ा हिलाने के बाद लिन युवानजू ने इसके बारे में और नहीं सोचा और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगले दिनों में चेन किंगहे ने 5 आंतरिक अंगों की क्यूई की मदद से अभ्यास किया और लिन युवानजू से दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध की विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछा, ताकि युद्ध की दिशा का अंदाजा लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इसमें कितना समय लगेगा। युद्ध खत्म होना है। हालांकि अब वह युद्ध के मैदान में फंस चुका था, लेकिन युगी राज्य का कोई योद्धा भी युद्ध की खास खबर नहीं पा सकता था। एक तरफ तो यह इसलिए था क्योंकि कबीले आपस में संवाद नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ सीमा भी खतरे में थी। ये बहुत बड़ा था और साधारण योद्धा युद्ध की स्थिति नहीं जान सकते थे। केवल लिन युवानजू, जो एक उच्च परिवार से थे, कुछ विशिष्ट स्थितियों को जान सकते थे। पूछते पूछते चेन किंगचेन को भी बहुत सी खबरें मिल गईं, जैसे पिछला युद्ध, दक्षिणी सीमा। एक निश्चित लाभ था। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि झोंगझोऊ ने हाल के दिनों में दक्षिणी सीमा पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अंतर को कम करने के लिए थोड़ी सी बढ़त पर्याप्त नहीं है। आखिरकार दक्षिणी सीमा के अलावा 3 अन्य क्षेत्र भी हैं। यदि अन्य 3 क्षेत्रों में हमले की गति धीमी हो जाती है, तो दक्षिणी शिनजियांग पक्ष का लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पिछले युद्ध में दक्षिणी झिंजियांग पक्ष ने भी कई योद्धाओं को खो दिया था, जैसे कि जियाक्सु। चेन किंगहे की टीम में शामिल होने के लिए अब युकी रियल योद्धाओं को नहीं भेजा गया है। ये देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में युद्ध का मैदान और भी खतरनाक होगा। पिछले युद्ध के बाद केवल 2 बची हुई यांग शेन गोलियों को अन्य उच्च वर्गीय परिवारों द्वारा तुरंत बदल दिया गया था। यांग शेन गोलियों के बिना स्वर्ग की संख्या और पृथ्वी के इरादों में भी तेजी से कमी आई है। इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ अभ्यास और कलाकृतियों का आदान प्रदान उच्च वर्ग के परिवारों द्वारा किया गया है। इससे कई परिवार के सदस्य भी घबरा गए। आखिरकार एक बार जब दुर्लभ संसाधन उच्च वर्गीय परिवारों द्वारा आदान प्रदान की गई वस्तुओं के कारण नीचे के मध्यम वर्गीय परिवार किसी भी अच्छी वस्तु का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस मामले में जल्द ही बदलाव आया। कुछ दिनों बाद योगदान बिंदुओं द्वारा आदान प्रदान की गई चीजों को फिर से अपडेट किया गया। इस बार न केवल 3 और यांग शेन गोलियां थीं, बल्कि अन्य दुर्लभ संसाधनों में भी बहुत वृद्धि हुई। इससे सभी जनजातियों के योद्धाओं को अधिक सहजता महसूस हुई। 3 शीर्ष परिवारों के समर्थन के साथ उनके हाथों में योगदान के अंक निश्चित रूप से बर्बाद नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि युद्ध अभी भी जारी है। येलांग काउंटी गोंगयांग परिवार। एक जनजाति सदस्य तेजी से पारिवारिक हॉल में आया और बताया, अंकल यांगी, हमें पता चला है कि युनमेंग शहर में सचमुच धन्य भूमि का एक निशान है, जिसके बारे में संदेह है कि यह एक छोटी सी धन्य भूमि है। क्या ये सचमुच एक धन्य भूमि है? लानत है चेन परिवार पर, यह मेरे गोंगयांग परिवार की भी धन्य भूमि है। हॉल में जिन जनजाति सदस्यों ने ये समाचार सुना वे सभी क्रोधित हो गए और चेन परिवार को उनकी अवमानना के लिए कोसा। हालांकि परिवार के अधिकांश सदस्य और परिवार की मुख्य शक्ति सीमा पर चली गई है,
उनका गोंगयांग परिवार एक विशाल परिवार शक्ति वाला श्रेष्ठ परिवार है और परिवार का प्रबंधन करने के लिए कुछ जनजाति के सदस्य परिवार में रह गए हैं। और चेन परिवार पर परिवार की निगरानी कभी कम नहीं हुई। कुछ समय पहले परिवार को युनमैंग शहर में कुछ असामान्यताएं मिलीं। उदाहरण के लिए लियान शहर की तुलना में युनमैंग शहर के गार्ड विशेष रूप से सख्त थे। ऐसा लग रहा था कि चेन परिवार बहुत सख्त था। इस जगह के बारे में चिंतित, इसलिए परिवार ने लोगों को इसकी जांच करने के लिए भेजा। अप्रत्याशित रूप से उन्हें खबर मिली कि युनमैंग शहर में एक धन्य छिपा हुआ है। भूमि। बस थोड़ा सा विचार, हर कोई इस धन्य भूमि का स्रोत जानता था, जो शायद पहले झोऊ परिवार की संपत्ति थी। लेकिन झोऊ परिवार द्वारा परिवार को नष्ट कर दिए जाने के बाद धन्य भूमि भी परिवार की होनी चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये फिर से चेन परिवार के हाथों में आ गया। धन्य तोंगक्यू पर्वत के बारे में सोचते हुए भूमि पर कब्जा करने से वहां उपस्थित कबीले के सदस्य और भी अधिक क्रोधित हो गए। परिवार ने आखिरकार जो 2 धन्य भूमियां खोजी थीं, उन्हें चेन परिवार ने पहले ही रोक लिया था। ये वाकई घृणित था। चोर, चोर। कुछ समय के लिए कबीले के सदस्य क्रोधित हो गए और कोसने लगे। अंकल यांगले, चेन परिवार हाल ही में बहुत उग्र हो गया है। परिवार की शक्ति बहुत कम हो गई है। बहुत विस्तार हुआ है। कई परिवार इसके संबद्ध परिवार बन गए हैं। यहाँ तक कि इसकी पारिवारिक शक्ति हमारे येलान काउंटी तक फैलने वाली है। चेन परिवार इतना घमंडी। क्या परिवार को चेन परिवार को सबक नहीं सिखाना चाहिए? हाँ, युनमैंग शहर की धन्य भूमि भी परिवार को लेनी चाहिए। इसे किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। चेन परिवार को चेन परिवार को धन्य भूमि संसाधनों को सौंपने देना चाहिए और फिर परिवार को सभी क्षेत्र सौंप देना चाहिए। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। बगल में खड़े कई बुजुर्गों की चिल्लाहट सुनकर गोंगयांग यांगले ने मन ही मन आह भरी। कबीले के नेता द्वारा कबीले के सदस्यों को सीमा तक ले जाने के बाद वह कबीले में ही रहा और कबीले का कार्यवाहक कबीला नेता बन गया। अब कबीले के सभी मामले उसके द्वारा संभाले जाते हैं। नीचे कबीले के सदस्यों के सुझावों का सामना करते हुए गोंगयांग यांगले असहाय दिखे। पिछले युद्ध में भाग लेने वाली मुख्य शक्ति के रूप में 2 कुलों के बीच वह चेन परिवार की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था और यह भी समझता था कि वर्तमान चेन परिवार कबीले के साथ लड़ने के लिए योग्य था। चेन परिवार को धन्य भूमि और उसके पारिवारिक क्षेत्र के संसाधन क्यों सौंपने दिए जाएं? चेन परिवार को आत्महत्या करने देना आसान होगा, सामूहिक रूप से। हालांकि ये देखकर कि कबीले के सदस्य संकट की स्थिति में थे, गोंगयांग यांगले ने फिर भी उन्हें मनाने के लिए कहा। सब लोग, अब दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध का समय है। हमारे गोंगयांग परिवार का हर कदम दूसरों की नज़र में है, इसलिए हम वास्तव में युद्ध शुरू नहीं कर सकते। दूसरी बात, कबीले के नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि जब तक इससे परिवार की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, तब तक अन्य मामलों को नज़रअंदाज किया जाएगा। कबीले के नेता के कबीले में लौटने के बाद हम कोई निर्णय लेंगे। लेकिन अंकल यांगले, क्या हम बस बैठे रहेंगे और चेन परिवार को मजबूत होते देखेंगे? और धन्य भूमि के संसाधन, क्या वे सब चेन परिवार द्वारा व्यर्थ नहीं छीन लिए गए हैं? गोंगयांग यांगले ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। युनमैंग शहर सिर्फ एक छोटी सी धन्य भूमि है, इसमें कितने संसाधन हो सकते हैं? जहाँ तक चेन परिवार की पारिवारिक शक्ति के विस्तार की बात है, ये सिर्फ एक महल है हवा में। जब कबीले का नेता और अन्य लोग वापस लौटते हैं, चेन परिवार सामान्य प्रवृत्ति के तहत एक पल में नष्ट हो सकता है। उस समय वे क्षेत्र स्वाभाविक रूप से परिवार के होंगे। अभी एक महत्वपूर्ण समय है और परिवार में अभी भी आगे बढ़ने की संभावना है। इन बातों को फिलहाल नज़रअंदाज किया जाएगा। हमारा मिशन परिवार की अच्छी तरह से रक्षा करना है। गोंगयांग यांगले की बातें सुनकर उपस्थित कबीले के सदस्यों का मूड भी हल्का हो गया। हालांकि अपनी बात खत्म करने के बाद गोंगयांग यांगले को दिल का दर्द महसूस हुआ। वास्तव में ऐसा ही हुआ जैसा उसने कहा था।
चेन परिवार की शक्ति अब हवा में महल बन गई थी और एक पल में ढह गई। लेकिन धन्य भूमि के संसाधनों की नकल नहीं की जा सकती, भले ही वह एक छोटी सी धन्य भूमि ही क्यों न हो। लेकिन गोंग यांग यांगले को चेन परिवार की ताकत का भी पता है। जब कबीले की मुख्य सेना सीमा पर चली गई और बड़े जुन यू एकांत में थे, तो परिवार के लिए इसे संभालना मुश्किल होगा। कार्रवाई। हालांकि हाल ही में उन्हें सीमा से कुछ समाचार भी मिले हैं, जैसे कि परिवार ने सफलतापूर्वक एक पौष्टिक स्पिरिट गोली का आदान प्रदान किया है और परिवार कुछ स्वर्ग और पृथ्वी इरादों का आदान प्रदान करने की तैयारी भी कर रहा है। यदि भाग्य काफी अच्छा है तो शायद परिवार के पास संघनन क्षेत्र में 2 योद्धा हो सकते हैं, और यहाँ तक कि वो और कबीले में नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर में अन्य बुजुर्ग आगे की प्रगति कर सकते हैं। ताकत। तब तक चेन परिवार एक गुलाम परिवार नहीं रह जाएगा। संकट। इसलिए भले ही वह जानता था कि युनवैंग शहर की भूमि धन्य है, गोंग्यांग यांगले को कोई कार्रवाई करने की इच्छा नहीं थी जब तक वह स्थिर कर सकता था परिवार की वर्तमान स्थिति और प्रतीक्षा करें। संघनन क्षेत्र में मार्शल कलाकार परिवार में प्रकट होता है, सब कुछ हल हो जाएगा और उस समय उसके गंग्यांग परिवार की शक्ति का विस्तार किया जाएगा। मू लाओ, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? सीमा पर चेन किंगचेंग ने अपने सामने कोहरे को देखा और पूछा। जल्द ही म्यू लाओ का जवाब उसके दिमाग में आया। दोनों क्षेत्र 1 महीने से चुप हैं। ये स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के शीर्ष परिवार चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की। लेकिन एक बार जब लाल धूल को दफनाने से लाल फूल को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और आपने जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। आप केसर को खिलते हुए नहीं देखना चाहते, खून की कमी के कारण, है ना? म्यू लाओ का स्पष्टीकरण सुनकर चेन किंगचेंग उसने सिर हिलाया और फिर इस बात का फायदा उठाया कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सामने के कोहरे में कूद गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, चेन किंगचेंग ने फिर एक सवाल उठाया। मिस्टर म्यू, पिछले युद्ध को 1 महीने से अधिक समय हो गया है। क्या ब्यूरियल रेड फ्लावर अभी भी पर्याप्त रक्त सोख सकता है? नहीं। श्री म्यू के सीधे जवाब से चेन किंगचेंग दंग रह गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, श्री म्यू ने फिर कहा, युद्ध के मैदान पर खून बहुत पहले ही सूख चुका है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, है ना? मैं सूखे खून को पुनर्जीवित करने के लिए रक्त नदी की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, और फिर यह कोई समस्या नहीं होगी। श्री म्यू की पुष्टि मिलने के बाद चेन किंगचेंग ने भी अपनी गति तेज कर दी। हालांकि वह स्वयं केवल बाह्य गिरोह क्षेत्र में है, केंद्रित आत्मा क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र भी उससे काफी दूर है। उससे दूर, लेकिन ये बात परिवार की आशा को भी साथ लेकर चलती है और उसे अपने एकमात्र दफन लाल फूल को नहीं जाने देना चाहिए। मुरझाकर बाहर लाया। कुछ ही देर बाद चेन किंगचेंग कोहरे से गुजरकर युद्ध के मैदान में आ गया। नीचे की भूरी जमीन काली हो गई है, जो कि अनगिनत रक्त का संचय। 1 महीने बाद भी अभी भी जंग जैसी गंध आ रही है मुंह और नाक, लेकिन चेन किंगचेंग को पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। यह युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद चेन किंगचेंग के शरीर से धीरे धीरे खून की एक धार बहने लगी। जैसे जैसे खून बढ़ता गया, ये धीरे धीरे एक खून की नदी में तब्दील हो गया। रक्त नदी पर एक भव्य रक्त रंग का पौधा लंबा और सुंदर खड़ा था, लेकिन उस पर आधा खिला हुआ फूल अब थोड़ा सुस्त था। हालांकि जैसे ही रक्त की नदी ने जमीन पर आक्रमण किया, पंखुड़ियों को, जो अभी भी थोड़ी सुस्त थीं, फिर से खिलने में अधिक समय नहीं लगा। इससे चेन किंगचेंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद दफन हुए लाल फूल ने अपनी जीवंतता वापस पा ली और चेन किंगचेंग ने जल्द ही म्यू लाओ की आवाज सुनी। ठीक है, लेकिन ये केवल आधे महीने तक ही चल सकता है। आधे महीने के बाद भी अगर ये ताज़ा खून को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो ये तरीका बहुत कारगर नहीं होगा। चेन किंगचेंग ने सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद म्यू लाओ। ठीक है,
ये बेकार की बातें मत कहो, जल्दी से वापस जाओ, तुम इस कोहरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, नहीं तो कुछ बदल जाएगा। जल्द ही चेन किंगचेन फिर से कोहरे से गुजरा और नोड पर लौट आया। त्वरित कार्रवाई के कारण चेन किंगचेन के आने जाने पर किसी का ध्यान नहीं गया और सब कुछ सुचारू रूप से चला। लेकिन जब चेन किंगचेन टीम में फिर से शामिल होने वाला था तो अचानक पीछे से आवाज आई, 1 मिनट रुको मेरे दोस्त। ये सुनकर चेन किंगचेन ने भ्रम में अपना सिर घुमाया। जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था वह एक भूरे बालों वाला बूढ़ा था, एक दयालु चेहरे वाला और गालों पर मुस्कान वाला आदमी। लेकिन उसका दायरा बुरा नहीं था, वह पहले ही 3 फूलों के दायरे में पहुंच चुका था और चेन किंगचेन को उसे देखने के बाद काफी परिचित महसूस हुआ। जैसे ही चेन किंगचेन को अपने मन में इस व्यक्ति की पहचान याद आई, उसे भी इस व्यक्ति की पहचान याद आ गई। अगर उसे सही से याद है तो उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी का नाम लू शियू था और वह शिमिन लू परिवार से था। युद्ध की पूर्व संध्या पर इस व्यक्ति ने सभी को कोहरे की उत्पत्ति के बारे में बताया था। यह उस समय भी था जब परिवार के सदस्यों ने शिमिन लू परिवार की उत्पत्ति के बारे में भी सुना था। हालांकि वह आगंतुक की पहचान जानता था, चेन किंगचेन अभी भी अपने दिल में सतर्क था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं थी। उसने बस थोड़ा सा झुककर कहा, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ क्या कहेंगे। लू शियू ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बस आपकी तरफ से कुछ परिचित सा आभास हुआ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप इसे मेरे दिखाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं। चेन किंगचेन हैरान दिखे, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके शब्दों से सीनियर का क्या मतलब था। क्षमा करें, मुझे अन्य महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए मैं पहले चला जाऊंगा। उसके बाद चेन किंगचेन ने मुड़कर जाने की तैयारी की। अरे, लगता है कि छोटे दोस्त मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दफन की धूल की गंध खास होती है और खून डालने के बाद इसकी गंध ऐसी होती है जिसे आम लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन तुम इसे छिपा नहीं सकते छोटे दोस्त। अपने कानों के पीछे से आ रहे शब्दों को सुनकर चेन किंगचेन का दिल कठोर हो गया और उसका शरीर स्थिर हो गया। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत अच्छी तरह छिपा हुआ है, यहाँ तक कि जब वह बरीन होंगचेन के लिए पानी डाल रहा था तब भी उसे कभी नहीं खोजा जा सका। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति सुराग खोज लेगा। अब और लू शियू के बरीन के नाम से देखते हुए होंगचेन, ये देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति को नश्वर लोगों के दफन के बारे में भी एक निश्चित समझ है। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, चेन किंगचेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में सतर्कता और शत्रुता के भाव थे, लेकिन लू शियू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे छोटे दोस्त, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ और ऐसे प्राचीन खजानों को देखना चाहता हूँ। ये देखकर कि चेन किंगचेन के चेहरे पर अभी भी प्रश्नवाचक भाव था, लू शियू ने भी धीरे से कहा, आपको मेरे शिमिन लू परिवार का नाम भी पता होना चाहिए। मेरे लू परिवार के पास इतना कुछ होने का कारण ज्ञान वास्तव में पैतृक संपत्ति से संबंधित है। मेरे लू परिवार का आदर्श वाक्य, मेरे परिवार के लोग दुनिया की सभी दुर्लभ चीजों को पढ़ना चाहते हैं और फिर उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए लिखना चाहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के विलुप्त खजाने को जानने के बाद यदि ऐसा न होता तो मैं निश्चित रूप से इतना अभिमानी नहीं होता। अगर मेरा छोटा दोस्त मुझे इसे देखने की इजाज़त दे तो मैं तुम्हें इस फूल का रहस्य बता सकता हूँ और इसकी गंध को छिपाने का तरीका भी बता सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।